इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं अमित तेवतिया जी। फिर एक बार हाजिर हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर, आपका अपना कार्यक्रम, मनपसंद कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य ही यही होता है कि हम नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। और जैसे आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम जो है फोन इन कार्यक्रम होता है। एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं। आप अगर विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछेंगे, जो विषय अभी आपको मेरे साथी अमित बताएंगे, तो विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो आपके मन में, तो आप हमें डायल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके लिए यहाँ उपस्थित हैं और उसके लिए आपको टेलीफोन लाइंस भी हम बता देंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। बिल्कुल नीरा, हमारे जो श्रोता हैं वो तैयार रहते हैं, उन्हें भी इंतजार होता है, बड़ी बेसब्री हमें भी होती है कि कब हम अपने श्रोताओं से बातचीत करें। और जो विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, उनकी जो बात है, जो उनकी सलाह है, वो आकाशवाणी के माध्यम से जब किसान तक पहुंचती है, किसान के द्वारा उसका प्रयोग कृषि में होता है, तो निस दिन नए आयाम गढ़े जाते हैं, हम अग्रसर होते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो इसीलिए जो आज का विषय है वो हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर के आए हैं, दलहनी फसलों का प्रसंस्करण और भंडारण, ये विषय रहेगा। और हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं आप सभी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर रितु सिंह। आप वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, नई दिल्ली से। मैम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि हमने कहा कि अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा है आपके मन में, तो आप हमें डायल कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर से डायल कर रहे हैं तो एसटीडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, 011, और टेलीफोन है 23421083 और 81। बिल्कुल भाई, अब विषय पहुंच गया है आप तक कि दलहनी फसलों का प्रसंस्करण और भंडारण के विषय में बात होगी। जब बात फसलों की आती है, खेती किसानी की आती है, तो जहां हम एक और खाद्यान्न की बात करते हैं, तिलहन की बात करते हैं, लेकिन वहीं डॉक्टर साहब जब बात पोषण की आती है तो सीधे सीधे बात होती है प्रोटीन की। प्रोटीन, हम कह सकते हैं कि हम बातें कर रहे हैं दलहन की, अर्थात दालों की। तो जो दलहनी फसलों की उपयोगिता वो मानव शरीर पर किस प्रकार से है, क्यों आवश्यक है, कौन कौन सी ऐसी दलहनी फसलें रहेंगी जिसका बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और हम आगे बढ़ते हैं जिसको लेके। जी, जैसे दलहनी फसलें बात करें तो ये हमारे आहार का एक अभिन्न अंग है। और ये हमारी भारतीय शाकाहारी आदि का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है। तो लगभग हम बात करें तो इनमें जो प्रोटीन आपका पाया जाता है 20 से 25% पाया जाता है। और कई हमारी दालें हैं हमारी, जैसे चना है, अरहर है, मूंग है, मसूर है, मटर है, लोबिया है, केसरी है, सोयाबीन है। ये सब हमारी दालों, सोयाबीन हमारा दाल में भी आता है और तिलहन में भी आता है। पर अगर इसकी हम दालों में अगर बात करें तो ये सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। लगभग 40% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो कि प्रोटीन हमारे शरीर के मांसपेशियों को, बढ़ते बच्चे को बढ़ने के लिए, आगे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी बॉडी की टिश्यूज वगैरह को रिपेयर करने के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब ऊर्जा के बाद नंबर 2 पे प्रोटीन आता है। तो ये हमारे दैनिक आहार में इसका होना बहुत जरूरी है। इसकी कमी से कई दिक्कतें, बीमारियां आ जाती हैं। तो दालें हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है प्रोटीन का, और ये कमी, प्रोटीन की कमी को दूर करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर हमारे भोजन में ये शामिल नहीं होंगी दालें, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। खासकर जैसे बच्चों की बात करें, बच्चे बढ़ते हुए बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर वो ना मिले तो उसे ऐसी कहेंगे ना, पोषण, कुपोषण की समस्या से ग्रसित हो सकता है। गर्भवती माता है, उसको प्रोटीन अगर अपने भोजन में ना मिले तो उसको भी और उसके होने वाले बच्चे को भी प्रोटीन की कमी की दिक्कतें आ जाती हैं। बढ़ते युवाओं को, खासकर अगर जो बच्चे खेल कूद में हैं, उनको भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उनके भोजन में अगर ये नहीं शामिल होगा तो उनको भी खेलकूद में जो उनके आगे हैं वो आगे नहीं आ पाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो इसीलिए हमारे से खाने के भोजन में नंबर 2 पे ये हमारे अनाज के बाद दालें आती हैं। तो इनका भोजन में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी कि मानव शरीर पर इसका क्या असर होता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य की, तो उस पर क्या इसका असर रहता है? बहुत अच्छा असर है, क्योंकि प्रोटीन है। तो प्रोटीन हमें दालों में, नाइट्रोजन हमारा काफी अच्छा होता है। अगर हमने दलहनी फसलों का अपनी खेती करी तो वो जो अपनी उनके जड़े होते हैं, जो राइजोबियम है, वो बनाते हैं और इसमें नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन अपने आप उपलब्ध हो जाता है। हमें ऊपर से कहेंगे ना, आर्टिफिशियल तौर से छिड़काव के रूप में, खाद के रूप में नहीं करना पड़ता। तो ये मानव शरीर के स्वास्थ्य को देने के साथ साथ मृदा के स्वास्थ्य को भी
बहुत अच्छा मतलब करती हैं। अभी जैसे अभी समय आपका खरीफ का समय आने वाला है, के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर है, इस पर और अधिक जानकारी आपसे चाहेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि कहाँ से बात करें, क्या सवाल है। जो गर्भवती महिला उनको क्या मतलब प्रोटीन के लिए कौन सा दाल खाना चाहिए? जी, प्रोटीन के लिए मैंने जैसे बताया कि सभी दालें खा सकते हैं। तो सबसे अच्छी जो दाल आपकी सोयाबीन है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोयाबीन दाल के रूप में ही नहीं, आप सोयाबीन से दूध भी बना सकते हैं और बहुत आसान होता है बनाना। और उसी सोयाबीन के दूध से पनीर ही बन जाता है, जिसे हम टोफू कहते हैं। और ये प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम का भी बड़ा अच्छा स्रोत है सोयाबीन। तो गर्भवती के लिए तो प्रोटीन और कैल्शियम दोनों ही आवश्यक होता है भोजन में। तो आप सोयाबीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात रही। हमारे जो प्रश्न आया निश्चित रूप से वो समझे होंगे कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन आप बता रही थी कि किस प्रकार से मृदा स्वास्थ्य को लेकर के हम बात कर रहे थे कि जो राइजोबियम नामक जीवाणु है वो कैसे बनता है और किस प्रकार से वो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के रूप में मृदा में संचित करता है। इस विषय पे आप बात कर रहे हैं। जी, जैसे आपकी जो भी दलहनी फसलें हम लगाई हैं तो उनके जड़ों में राइजोबियम होता है और वो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको जकड़ लेता है अपनी जड़ों में और वो मिट्टी तक पहुंचा देता है। जैसे ही वो फसल कट जाती है, जो अगली फसल लगती है उसको वो नाइट्रोजन मिल जाता है। जैसे अभी खरीफ मौसम का समय शुरू होने वाला है, धान की फसल लगाएंगे तो अभी आपके पास 1.5 महीने का अंतराल है, यानी कि 60 दिन के लगभग आपके पास समय है। तो ऐसे में अगर आपने मूंग लगा दी खेतों में, तो मूंग आपने फसल के रूप में ले ली, दाल ले ली, साथ ही आपने मूंग से जो नाइट्रोजन मिट्टी में मिला वो अगली फसल यानी कि धान को मिल जाएगा। तो धान में आपको अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होगी और उसके आप खुद ही फर्क महसूस करेंगे कि आपकी जो अगली धान की फसल है उसका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और जिसकी वजह आपका मुख्य कारण आपका एक नाइट्रोजन है। यानी कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, किसान भाई बहन सब जानते हैं कि भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारी जो उर्वरा मिट्टी की कम होती जा रही है, नाइट्रोजन उसमें एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दलहन फसलें हैं वो फसल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इससे जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो मृदा में एकत्रित हो जाएगी। लेकिन वहीं डॉक्टर साहब ऐसा भी हमने देखा है कि धान जब बात की है कि आगे हम फसलें लगाएंगे तो उससे पहले जो दलहनी फसलें हैं उनको खेत में लगा के जोता भी जाता है। बिल्कुल, जोता भी जाता है, हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है कि आपकी मिट्टी की वही कहेंगे पोषणता सुधारने के लिए हरी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके रूप में भी कर सकते हैं आप। ये कोई भी दलहनी फसल जिनका समय है अपने क्षेत्र के अनुसार वो दलहनी फसल लेकर अपनी हरी खाद के रूप में भी उसको जोत के मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात करें। लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी। जी, और मेरा सवाल है मैम से। जी। जैसे जो हम लोग दालों का भंडारण करें तो सबसे पहले क्या हमको खूब कायदे के साथ दाल को धूप में सुखा के रखना चाहिए या मतलब जो है सुखा के तुरंत रखने के बाद मतलब बंद कर देना चाहिए? कुछ उसके हवा के लिए किस तरह से हमको भंडारण करना है कि दाल में कोई खराबी ना होने पाए? कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें जो है दाल खराब होने लगती है भंडारण करने के बाद। जी तो दाल हमेशा सुरक्षित रहे, तो इसके लिए जरा कोई। जी, आपने जैसे ये सवाल किया, अभी हम इसी विषय पर आने वाले हैं भंडारण पे। तो राजा जी आप सुन लीजिएगा ध्यान से, अभी हम इस पे पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे भंडारण पे। तो आप प्रोग्राम में बने रहिए और सारी जानकारी अभी हम आपको देंगे। अन्य श्रोता लाइन पर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। सबको मेरा नमस्ते सबको। जी नमस्कार। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। जी राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि ये सोयाबीन की जो फसल है जी ये हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में हो सकती है और उसके बाद ये सोयाबीन की फसल किन किन रियासतों में होती है, ये पूछने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों की, तो श्रोताओं के अक्सर यही सवाल होते हैं कि कौन सी फसल कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, क्या पोषक तत्व उनसे हम पा सकते हैं। और बस यही हमारा उद्देश्य है कि ऐसी ही जानकारी, देखिए जम्मू कश्मीर से कॉल कर रहे हैं तो अलग अलग जगह से कॉल आते हैं, कॉलर जुड़ते हैं और इसी तरह ये परिवार जो है वो बनता चला जाता है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये वैसे तो आपका सोयाबीन जो है हमारे मध्य भारत में इसके ज्यादा उत्पादन होता है, पर एक काला सोयाबीन भी आता है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तो आप एक बार अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर लेंगे तो आपको वहां से अच्छे से जानकारी इस पे मिल जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात रही कि जब बात आती है कोई भी हम यहाँ बात करते हैं तो
कोशिश रहती है कि जो हमारे श्रोता हैं वो यहाँ से दिए गए जो प्रश्न उनके आते हैं, उनके जो जवाब है उसके द्वारा संतुष्ट हों। जैसे भी पूछा उन्होंने, नहीं ध्यान आ रहा था, लेकिन जो समसामयिक चर्चा होती है, जैसे ढैंचा की बात की, अब हरी खाद पे बोल रहे थे कि हरी खाद में हम ढैंचा का भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें अब हमारी बात हो चुकी है मानव शरीर पर क्या इसका प्रभाव है, मृदा स्वास्थ्य पर। निश्चित रूप से हमें भी ऐसा आज लग रहा है कि मानव शरीर में जैसे अभी प्रोटीन की बात आपने की, वहीं मृदा को लेकर आपने नाइट्रोजन की बात कर दी, और कृषि के लिए हरी खाद की, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक संजीवनी, एक प्रत्येक प्रकार से काम आने वाली फसल की बात हम कर रहे हैं। तो जब भंडारण का प्रश्न राजा जी ने पूछा है, तो कितनी दानों में नमी होनी चाहिए? जो इस समय फसल आ चुकी है घर, किस प्रकार से हम उसका भंडारण करें? देखिए, हमारी चाहे अनाज हो या दालें, इतनी मेहनत से किसान अपने खेत में उगाता है, और उसका जब भंडारण पे आते हैं तो लगभग 20% नष्ट हो जाता है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सही प्रकार से जो जानकारी है, वैज्ञानिक जानकारी है, वो उनको नहीं होती। तो भंडारण करने के लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि किन किन कारणों से आपका अनाज या आपकी दालें हैं जो नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। सबसे बड़ा आता है नमी। तो आपने कोई भी अपनी दाल आपने संरक्षित रखनी है, जैसे आपने कि उसमें जो नमी की मात्रा है 10% होनी चाहिए। 10 ये नापने के लिए वैसे तो मॉइस्चर मीटर आता है, पर एक हमारी जो घरेलू स्तर है वो है कि आपने दांतों के बीच में दबाया अनाज को और कटक करके आवाज आ जाती है, तो यानी कि आपका नमी सही है, आप भंडारित कर सकते हैं। राजा जी ने पूछा था कि हम धूप में सुखाएं, बिल्कुल धूप में सुखाना है, वो नमी को ही हम कम कर रहे हैं, धूप में सुखाना है और फिर उसको ठंडा करना है। फिर आपके दूसरे आते कीट पतंगे होते हैं जो कि नष्ट करते हैं, चूहे होते हैं जो कि अनाज को, हमारी दालों को नष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है कि जिस जगह पे आप कर रहे हैं भंडारण, अगर हम जैसे दालों का भंडारण एक तो 2 रूप में कर सकते हैं, खाने के लिए और बीज के लिए, तो बीज उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं। तो दोनों में आपने ध्यान ये रखना है कि जिस भी भंडार गृह में आपने रखना है वो भंडार आप घर आप पूरा अच्छे से तरीके से साफ कर लीजिए। आपके जहाँ पे दीवारों पे छेद हो उनको भर दीजिए, और आपने जो ठेके हैं या कोठी है जिनमें आपने भंडारित करना है उनको अच्छे से धूप में सुखा दीजिए। अगर आपने बोरियों में करना है तो बोरियों का एक उपचार आपने करना होगा। एक सरल सा उपाय है आजकल, जैसे आपका नीम की काफी अच्छी गुणवत्ता है, एंटीसेप्टिक इसको माना जाता है, तो भंडारण में नीम के पत्तों का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पानी उबलते हुए पानी में नीम की पत्तियां डाल दी। अगर 20 लीटर पानी में 1 किलो नीम की पत्तियां लगभग आप लेके उबाल सकते हैं। उबालते में आप बोरियों को भी उसमें डाल सकते हैं, तो आपकी जो बोरियां कीटाणु रहित, और फिर उनको उबालने के बाद 20 से 25 मिनट उबालने के बाद उनको धूप में सुखा दीजिए। ये एक बड़ा अच्छा उपाय है। दूसरा, नीम ऑयल, नीम का तेल, 5% नीम के तेल में पानी मिला के बोरियों को डुबो के फिर सुखा दे, तो ये आपकी बोरियां जो है कीटाणु रहित आपकी रोग मुक्त हो जाएंगी। दूसरा, हम रसायन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेलाथियान 50 EC आपका रसायन है जो कि हमें भंडारण के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें भी आपका 1:100 यानी कि 1 भाग आपका मेलाथियान, 100 भाग आपका पानी में घोल बना के बोरियों को डुबा के सुखा सकते हैं। तो ये आगे कि अपनी भंडारित करने के लिए जो आपने कोठी आपने रखनी है तो उसमें आपको जरूरत नहीं है, उसको आपने अच्छे से धूप दिखा देनी है। फिर आपने जो भी आपका भंडार गृह है, आपका हवा उसमें आनी जानी चाहिए, और जरूरत पड़े तो हवा उसमें हम खिड़कियां अच्छे से बंद भी कर सके, ये प्रावधान होना चाहिए उसमें। तीसरा, फिर आपका आता है कि जब आपने उसको भंडारित कर दिया तो आपका जो ठेका या बोरी है दीवार से 75 सेंटीमीटर के लगभग दूरी पे होना चाहिए। और दूसरा कि जमीन पे नहीं रखना है बोरियों, आपको 20 सेंटीमीटर के लगभग ऊंचाई पे, या हम कहेंगे कि लकड़ी के फट्टे लगा दिए या कुछ और लगा दिए, मतलब दीवार से संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि दीवार के संपर्क में आने बरसात के मौसम में नमी आ जाती है जी। और नमी दुश्मन है हमारे दालों का, अनाज का, भंडारण में खासकर। तो नमी को हमें आने नहीं देना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम करेंगे तो फिर हमारा अनाज जो है, दालें हैं, सुरक्षित रहेंगी। तीसरा, फिर आपका कई इसके पारंपरिक उपचार भी हैं आपके। हम कहेंगे कि आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका 1 किलो अनाज पे आपने 500 ग्राम के करीब नीम की पत्तियां आपने लेनी है। छाया में सुखाई हुई नीम की पत्तियां, धूप में नहीं सुखानी है, छाया में सुखाई नीम की पत्तियां, इनकी परत दर परत करके भी आप उसमें डाल सकते हैं। दूसरा, आपके घरेलू तरीके और भी हैं। आपका लहसुन, जैसे हमारी है, लहसुन की जो डंडियां होती है उनको सुखा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राख, जो हमारी राख होती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है मिला के। सबसे अच्छा इस्तेमाल दालों को भंडारित करने में तेल का है, खासकर अगर हम भंडारित कर रहे हैं खाने के लिए। तो
तो आप तेल उस पे लगा के, आप सरसों का तेल है, नीम के तेल से थोड़ा सा खाने में दिक्कत आ जाती है, कड़वापन आ जाता है, तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं, आप तिल का तेल ले सकते हैं, आप नारियल का तेल ले सकते हैं। वो क्या करता है कि तेल की एक परत आ जाती है जिससे कीड़े उस पर अटैक नहीं करते हैं जी। तो इस तरीके से भी बचाव किया जा सकता है। दूसरा, फिर हमारा अगर रसायन पे जाएं तो एल्युमिनियम फास्फाइड, हमारा सल्फास जो पाउच होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा 1 टन हमारा अनाज या दालें हैं तो हमारा 5 ग्राम का पाउच इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आप भंडारित करके उसको, उसमें जो एल्युमिनियम फास्फाइड डाल के टाइटली बंद कर दिया जाता है और जिस भंडार गृह में रखा है उसमें कोशिश करते हैं कि 7 दिन तक उस अनाज को, दालों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दवाई का असर रहता है। हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं। जी हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना प्रश्न पूछें, नाम बता दें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं खेड़ा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम रामफल है जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये गेहूँ में डालते हैं तनिक में, तो इसमें नीम की पत्ती सुखा कर डालना है या हरी डालना है? गेहूं में पूछ रहे हैं आप शायद, है ना? हाँ जी। हाँ, तो आपने गेहूं में आपने जो नीम की पत्तियां हैं छाया में सुखानी है। आपने 20 किलो गेहूं पे 1 किलो नीम की पत्तियां लेनी है और उसको परत दर परत रखना है। जैसे आपने 20 किलो गेहूं रखा, फिर आपने नीम की पत्तियां रखी छाया में सूखी हुई, फिर आपने गेहूं रखा 20 किलो, फिर 1 किलो आपने पत्तियां रखी। ऐसे आपने परत दर करके आपके ठेकों में आप रख सकते हैं। अगर आप बोरियों में रख रहे हैं फिर तो आपको मिला के ही रखना पड़ेगा, पर पत्तियां आपकी छाया में सूखी हुई होनी चाहिए। जी, बात चल रही थी दाल के भंडारण की और डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि बीच में गेहूं के लिए भी उन्होंने प्रश्न किया। हाँ, और साथ ही साथ एक चीज और, जब आप बता रही थी तो जब हम स्टोरेज करते हैं, भंडारण करते हैं, तो बीज के लिए अलग से करते हैं और खाने के अनाज का जो है वो अलग से करते हैं। तो इन दोनों में स्टोरेज में कहाँ क्या अंतर आता है, क्या क्या सावधानियों में फर्क रहता है और क्या क्या और चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? जी, क्योंकि हम जैसे बीज के लिए करते हैं, बीज में सबसे बड़ी महत्वता होती है कि जब हम उस बीज को लगाएं तो अंकुरण उसमें सही आए। मतलब जैसे हम कहते हैं कि 100% सबसे बेस्ट होता है, थोड़े समय बाद थोड़ा कम हो जाता है, तो हमारा 80 से 85% अंकुरण उसमें आए। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको संभाल के लिए हमें उसकी नमी की मात्रा को सही बनाए रखना पड़ता है दालों को। और उसके साथ ही साथ जैसे आपने उस अनाज को रखा है साफ सूखा, जो भी आपका कंटेनर या बोरी है उसमें रखना है, नमी आने नहीं देना है। कीड़ों का प्रकोप, चूहों का अटैक वो आपने नहीं आने, जैसे कई दालों में आपका ढोरा आ जाता है, आपका विविल आ जाती है, तो उन पे थोड़ा सा बचाव करने के लिए वो रखना, क्योंकि वो अंदर से खोखला कर देती है, ऊपर से खाली छिलका छोड़ देती है, तो आपका अंकुरण नहीं होगा। तो ये ध्यान आपने उस समय, खासकर बरसात के समय हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बीच बीच में चेक करते रहना है। अगर हमें लगे कि कीड़ा आ रहा है, एक भी कीड़ा दिखा, तो आप उसी समय रसायन से, आपका एल्युमिनियम फास्फाइड, जैसे मैंने बताया कि आपने 5 ग्राम का ये पाउच आता है प्रति टन, यानी कि 40 किलो पे 5 ग्राम का पाउच आपने ये डालना है। इसका ये गैस होती है एल्युमिनियम फास्फाइड की, जो कि पूरे अनाज में आपके फैल जाती है और जिससे अब जो भी कीड़ा होता है वो मर जाता है। तो ये आपने इसका उपचार करना है ताकि हम अगले समय के लिए अपना दाल को बीज के लिए सुरक्षित रख सकें। जी, तो ये तो बात रही भंडारण की, लेकिन जब कई स्थितियां ऐसी हैं कि भंडारण नहीं करना है, हम सीधे किसान भाई अगर वाणिज्यिक तौर पे बात करें तो बाजार ले जाते हैं, लेकिन कुछ भंडारण के बाद उसको जो है बाजार में ले जाते हैं बेचने के लिए। लेकिन डॉक्टर रितु, यदि हम कुछ अत्यधिक लाभ चाहते हैं अपने उत्पादन पर, जब बात आती है मूल्य संवर्धन की, तो फिर ध्यान जाता है प्रसंस्करण की ओर कि क्यों ना इसके कुछ ना कुछ उत्पाद बना करके बाजार पहुंचाए जाएं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोगों को उससे संबंधित रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो सकें, आमदनी बढ़ सके और एक आगे अपने आसपास ऐसा उद्योग स्थापित कर सके जो गांव में ही हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए बिल्कुल निर्भर हम उस पर रह सकते हैं। तो उसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे प्रसंस्करण की बात आती है तो हम जो बात करते हैं कि किसान जो भी उत्पाद लगा रहा है, तो कोई भी किसान कुछ भी लगाए तो उसको अगर प्रसंस्करण के साथ जोड़ देगा तो हम जो अच्छी आय का, दुगनी आय का सपना देखते हैं, वो हमारा प्रसंस्करण को जब तक हम उसमें संयोजित नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। तो आप ये किसी भी के साथ कर सकते हैं और दाल के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। जैसे आपका गेहूं और धान के बाद, प्रसंस्करण के बाद दाल का प्रसंस्करण तीसरे नंबर पर आता है। तो ये जो है, इसमें आपका दाल हम एक
छिलका उतार के ही खाई जाती है। तो जैसे दाल मिलिंग कहते हैं, वो मशीन से मिलिंग की जाती है, जिसमें आपको ऊपर से छिलका उतारा जाता है पानी में भिगो के या भून के या सुखा के। तो दाल मिलिंग, मिनी दाल मिल हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कानपुर में दलहन संस्थान है, जो इस पे काफी काम कर रहा है। इसके अच्छी किस्मों पे दालों की, उनके प्रसंस्करण पे भी काफी कार्य कर रहा है। तो प्रसंस्करण से आपको ये होगा कि आपने सीधा चना बेचते हैं तो उसका दाम कुछ और होगा। उसी चने से अगर आपने बेसन बना दिया, उसका दाम और ज्यादा हो गया। उसी चने से आपने अगर भुना हुआ चना बना दिया या कुछ नमकीन बना दिया तो उसका दाम और ज्यादा होगा। तो ये सिर्फ हो पाया संभव क्योंकि आपने उसका मूल्य संवर्धन कर दिया, आपने उसका मूल्य बढ़ा दिया कुछ उसमें प्रसंस्करण क्रिया करके। और ये ग्रामीण स्तर पे भी आसानी से हो सकती है। जरूरत है तकनीकी जानकारी की, प्रशिक्षण की, जो कि आप नजदीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे बात प्रसंस्करण की है, दाल का पापड़ बनाना है, मंगोड़ी बनानी है, जो हम बाजार में देखते हैं, या अन्य उत्पाद हैं जो आजकल चल रहे हैं, बच्चों को भी बड़े पसंद आते हैं प्रसंस्करण में। अब आपने बात की एक प्रशिक्षण का रास्ता खोला कि अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वो किस प्रकार से हमारे जो श्रोता हैं जो करना चाहते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं? उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो उन्हें सीखने पड़ेंगे? जो भी आपके जिस क्षेत्र में आप हैं, आप सबसे पहले अपने या तो राज्य कृषि विभाग या हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। सबके फोन नंबर है, उनकी वेबसाइट है, सब कुछ है। तो आपको कहीं बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है, तो आप वहां पे एक बार बात कर सकते हैं, प्रशिक्षण की जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो हमारा, जैसे मैंने कानपुर में बताया कि हमारा संस्थान है दलहन पे जो काम कर रहा है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वो प्रशिक्षण दे सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण ले सकते हैं। और ज्यादातर जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हो जाते हैं उसमें कोई फीस नहीं लगती, निःशुल्क होते हैं। तो वहां से आसानी से जाके प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी जो प्रसंस्करण में कई मशीनरी भी का भी इस्तेमाल होता है, तो वो बहुत जरूरी है। जैसे दाल मिल है, मिनी दाल मिल है ये, तो ये आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। ये लुधियाना में हमारा प्रसंस्करण का एक यूनिट सिफेट, उन्होंने भी बनाया है। ये कानपुर का संस्थान, उन्होंने भी बनाया है। भोपाल में हमारा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी बनाया। तो कहीं से भी आप ले सकते हैं मिनी दाल मिल। तो ये छिलका उतार के दाल, क्योंकि हम दाल के रूप में खाते हैं, तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपके पिसाई की मशीन आती है। आप हर एक दाल का पीसने का अलग अलग होता है, जैसे बेसन के रूप में हो गया। फिर यही नहीं, दाल को निकालने के जो छिलका जो बचता है उत्पाद, उसका भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें रेशा बहुत ज्यादा होता है। हम लोग देख रहे हैं कि दिल की बीमारियां, आपका शुगर, डायबिटीज, ये सब काफी ज्यादा हो रहा है। और सबको कहा जाता है कि भोजन में रेशा होना बहुत जरूरी है। तो इसे उत्पाद को, जो दाल से आपने प्रसंस्करण करके आटा तो बना लिया, पर आपने उस छिलके का भी इस्तेमाल कर लिया अन्य चीज बना के, यानी कि बेकरी के उत्पाद भी बना सकते हैं इसी से। इनमें इस्तेमाल है ब्रेड के रूप में, केक के रूप में, मफिन के रूप में और प्रोटीन पाउडर के रूप में। तो ये भी आपके आसानी से बन सकते हैं। यानी कि एक रोजगार, जिस क्षेत्र में आपका ये दाल हो रहा है उसी क्षेत्र में एक रोजगार आपको मिलेगा। हमारी जो ग्रामीण स्थिति है वो और ज्यादा मजबूत होगी और एक आय का अच्छा साधन बन जाएगा। जी तो डॉक्टर रितु, ये जानकारी हमारे सभी श्रोताओं तक जा रही है कि आज दलहनी फसलों के जहां प्रोटीन से लेके, मृदा से लेके पूरे स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात है, प्रसंस्करण, भंडारण पर हम आए। लेकिन जो भी हमारे ऐसे श्रोता हैं जो दाल की पैदावार करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं पहली बार, तो अब ऐसे हमारे नए जो कृषि क्षेत्र से जुड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी, आप अपने पहले क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से हैं, वहां आप एक बार अपने क्षेत्र की, अपनी खेत की एक बार मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, ताकि आपको उसमें पता लग जाए कि क्या क्या मेरी मिट्टी में है। और उससे आपको मिट्टी की जांच से एक तो पता चलेगा उसका स्वास्थ्य कैसा है, दूसरा उस मिट्टी में आप क्या क्या लगा सकते हैं। तो अगर दलहनी फसलें अगर लगा सकते हैं तो कौन सी लगा सकते हैं, तो वही आप वहां से लगाएं। और उसका जो प्रमाणित जो बीज है, किसी संस्थान से प्रमाणित बीज लें। और नहीं है जानकारी तो नजदीकी किसी भी, मैंने जैसे पहले ही बताया कि किसी भी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके प्रमाणित बीज लेके जानकारी पूरी लें उस पे, क्या आपने डालना है, कितना डालना है, ताकि आपका उत्पादन अच्छा हो। और उसके बाद उसके प्रसंस्करण पे जाएं।
मैं अनुरोध करूंगी कि आप जो भी उत्पादन करते हैं उसको प्रसंस्करण के साथ जोड़ें, चाहे कोई भी अनाज हो या दालें हो, सब्जियां हो, तो जरूर जोड़ें, ताकि आपकी आमदनी, जो इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, आपकी आमदनी और अच्छी बढ़ सके। आय को बढ़ाने के लिए यानी कि प्रसंस्करण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हमें ये जरूर जानना चाहते हैं, जैसे कि ये प्रोग्राम फोन इन कार्यक्रम होता है, आप हमें कॉल करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, जानकारी आप लोगों तक जो पहुंचाई गई वो कैसी है। आपके सुझाव हम तक पहुंच सकते हैं ईमेल के जरिए। ईमेल है kkbongold@gmail.com। आप हमें लिखें, सुझाव भेजें, हमें बेसब्री से इंतजार रहता है आपके सुझावों का। बिल्कुल नीरा, जो हम फीडबैक लेते हैं उसके माध्यम से पता लगता है कि क्या कुछ हमारे किसान भाई बहन हमसे जानना चाहते हैं, जब भी तो हम विशेषज्ञ डॉक्टर्स को यहाँ बुलाते हैं और ऐसी राय उन तक पहुंचती है जो विज्ञान उन तक जाना है, जो विज्ञान के वो लेबोरेटरी में आज प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वो देश के वैज्ञानिक आज कर रहे हैं, वो किसान के खेत तक पहुंचता है और कहीं ना कहीं जो नई आने वाली भावी पीढ़ी है वो खिलखिलाती है उन खलिहानों को देख करके। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, स्वास्थ्य मजबूत होता है और देश के वो बेटे बेटियां जो अनुसंधान करते हैं उनकी सोच जब ऐसे धरा पर पहुंचती है, उस वसुंधरा पर पहुंचती है, तो उसकी जो चूनर है वो वास्तव में धानी होती है, खिलखिलाती है। हमारी भी यही उम्मीद और कोशिश और आशा रहती है कि जो हमारे श्रोता कार्यक्रम किसान की बात सुनते हैं वो उसका पूर्णतः प्रयोग कृषि में करें। कोई दिक्कत है तो उसके लिए यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं, आप कॉल्स करें, उनसे पूछें, जानकारी लें और उसके बाद यदि आप कृषि करेंगे तो हम मानते हैं कि बेशक कितनी ही हमारी विखंडित जोत हो जाए, क्यों ना छोटी होती चली जाए, लेकिन हमारे परिवार के लिए पूर्ण पोषण के रूप में कृषि खड़ी हो जाएगी, कंधे से कंधा लगाकर। बिल्कुल। और डॉक्टर रितु, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतनी अच्छी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो है घड़ी हमें इशारा दे रही है कि आज का समय यहीं समाप्त होता है, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।